आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर यानी यूनिट 2 के एक नए लेक्चर वीडियो के साथ आपके सामने हैं। आज हम लोग हेनरी नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, जैसा कि आप लोग को पिछले लेक्चर वीडियो से ही पता है। तो आज का हमारा टॉपिक है हेनरी नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, यानी एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ के एप्लीकेशंस को हम लोग जानेंगे। हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन को जानने से पहले हम ये जान लें कि हेनरी का लॉ क्या था। तो आपको हेनरी का लॉ पता है कि जो विलेयता होती है वो आंशिक दाब के समानुपाती होती है, और जो आंशिक दाब होता है वो विलेय के मोल अंश के समानुपाती होता है। यह भी आपको पता होना चाहिए कि द्रव में गैस की विलेयता पर हेनरी का नियम लगता है। द्रव में जब गैस को घुलाओगे तो जो द्विअंगी विलयन बनेगा उसके ऊपर हेनरी का नियम लगेगा। तो द्रव विलायक हो जाएगा और गैस क्या हो जाएगा, विलेय। तो आपको ध्यान क्या रखना है वो देखिएगा। हेनरी नियम क्या बोलता था कि जो विलेयता होता है वो समानुपाती होता है किसके, विलेय के आंशिक दाब, यानी गैस के आंशिक दाब के, गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है, राइट। और ये जो गैस का आंशिक दाब है वो किसके समानुपाती होता है, तो गैस के मोल अंश, जो भी गैस की मात्रा घुली है इसके मोल अंश गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। ये तीनों रूल्स को आपको साथ में मिला दिए। एक रूल पहले आपको बताए थे कि किसी भी गैस की द्रव में जो विलेयता होती है वो उसके गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होगी। मतलब जिस गैस की विलेयता निकालनी है उसकी विलेयता उसी गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होगी, और उसी गैस का आंशिक दाब जो कि विलेय है उसी गैस के मोल अंश के भी क्या होगा, समानुपाती होगा। यह भी आपको पता चल चुका था कि हेनरी स्थिरांक यानी KH और टेम्परेचर आपस में समानुपाती होते हैं, लेकिन विलेयता क्या होती है, व्युत क्रमानुपाती होती है। तीन बातों का आपको पिछले लेक्चर वीडियो से क्लियर रखना है। गौर कीजिए, इसका फर्स्ट एप्लीकेशन कहाँ होता है वो देखिए, ध्यान दीजिए। ये जो रूल बने हुए हैं इन्हीं रूल के आधार पर हम लोग को आगे बढ़ना है। इसका फर्स्ट एप्लीकेशन कहाँ होता है, तो कोल्ड ड्रिंक्स, मतलब ठंडे पेय पदार्थों का नाम सुने आप, कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 गैस को उच्च दाब आरोपित करके सील बंद कर दिया जाता है। ध्यान दीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स मृदु पेय पदार्थ में CO2 को उच्च दाब पर सील बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 को उच्च दाब पर सील बंद किया गया। ध्यान दीजिए, उच्च दाब पर। पहले आपको बताए हैं गैस का आंशिक दाब गैस के मोल अंश और विलेयता के क्या है, समानुपाती है। तो जब आप उच्च दाब लगाओगे तो CO2 की द्रव में विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। मान लीजिए इसमें ये लिक्विड है, इसमें बाहर से आप CO2 डाल रहे हो, तो ये जो CO2 का कण है इतना दूर दूर है। अगर जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाओगे CO2 उतना ही क्या होगा, लिक्विड में घुलते जाएगा। कब तक, तो जब तक ये साम्य में नहीं आ जाएगा, मतलब दोनों ओर बराबर नहीं हो जाएगा। यानी दाब बढ़ाने पर CO2 की विलेयता लिक्विड में क्या होगी, बढ़ेगी। तो जिस भी लिक्विड है कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 का आप उच्च दाब डाल के सील बंद कर दोगे। क्यों, क्योंकि उच्च दाब पर CO2 की विलेयता लिक्विड में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यह भी आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ जो विलेयता बढ़ी हुई है CO2 की लिक्विड में, तो CO2 गैस है, गैस के ऊपर दाब का प्रभाव पड़ता है। ये क्या होती है, संपीड्य होती है। तो दाब बढ़ाने पर इसकी विलेयता ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और ये जो CO2 आप घुलाए हो ये परिरक्षक का कार्य करता है। परिरक्षक का मतलब इसको खराब होने से जल्दी क्या करेगा, बचाएगा। जो CO2 डाले हो, जिस भी कोल्ड ड्रिंक्स में डाले हो,
उसके वो परिरक्षा का काम करेगा, यानी उसका प्रिवेंशन करेगा, उसको बचाएगा जल्दी खराब होने से। ये भी बात यहाँ से क्लियर हो गई कि ठंडे पेय पदार्थों को, कोल्ड ड्रिंक्स को या कोल्ड ड्रिंक्स जैसे कोई भी पदार्थ है उनको फ्रिज में क्यों रखा जाता है? क्योंकि उच्च दाब आरोपित करके CO2 गैस को उसमें डाला गया है। यदि हम ठंडी जगह पे नहीं रखेंगे उसको तो CO2 की विलेयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यह भी बात आपको पता चल गई कि जब हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स के ढक्कन को खोलते हैं तो इतना ज़्यादा दाब वो आरोपित क्यों करता है? क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर उच्च दाब पर CO2 को क्या किया गया? डाला गया है। उसके अंदर वो एकदम कॉम्पैक्ट है, एकदम वो संघनित है, एकदम वो क्या है? बहुत नज़दीक है। जब उसको थोड़ी सी भी स्वतंत्रता मिलेगी तो हाई प्रेशर से वो क्या होगा? बाहर निकलेगा। कौन? जो उसमें विलय नहीं हुआ होगा वो। तो CO2 को उच्च दाब पर डालिएगा तो ये कण जो है इसमें विलय होने लगेंगे। कब तक? तो जब तक इधर लिक्विड और इधर CO2 के कण बराबर नहीं हो जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे आप दाब डाले तो ये जो CO2 का ये लिक्विड का पार्ट्स है वो नीचे आ गए यहाँ पे, और जो CO2 का पार्ट्स है वो भी थोड़ा क्या आ गया? नीचे आ गया। कुछ पार्ट्स इसमें आके मिल गए, ठीक है। तो इसका आयतन क्या हो गया? घट गया। मतलब कम आयतन में ज़्यादा चीज़ को रख दिए। पहले यहाँ तक था, उसको दाब आरोपित करके कम में कर दिए। कुछ भाग तो CO2 गैस में घुला रहेगा लेकिन कुछ भाग नहीं घुला रहेगा। तो जब ढक्कन खोलते हो तो जो भाग नहीं घुला हुआ है वो हाई प्रेशर से बाहर निकलता है। चलिए दूसरे एप्लीकेशन की बात करते हैं। दूसरा एप्लीकेशन आप लोग इस तरह समझिए। मान लीजिए ये अर्थ है, ये अर्थ के ऊपर आप जा रहे हो। ये अर्थ मतलब ये प्लेन सतह है। अर्थ का मतलब ये प्लेन सतह है, राइट। ये प्लेन सतह है आपकी पृथ्वी पर, जहां पर आप अभी रह रहे हो। इसके आप ऊपर जाते हो पहाड़ पर या नीचे चले जाते हो समुद्र में, तो कंडीशन हो गई ना। ऊपर पहाड़ पे चले जाओगे, नीचे समुद्र में चले जाओगे। ये बताइए अर्थ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, यहाँ पर जो प्रेशर है P, जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे, पहाड़ पर जाओगे, वैसे वैसे प्रेशर क्या होता है? घटता है। लेकिन अर्थ से जितना नीचे जाओगे प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। प्रेशर का कमाल देखिए, गैस का आंशिक दाब अर्थ पर तो इक्विवेलेंट ठीक है, नॉर्मली उसमें तो आप रह ही रहे हो। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो ऊपर जो जाएगा उसको क्या बोलते हैं? पर्वतारोही। पहाड़ पर ही ना चढ़ेगा ऊपर जाने का मतलब। नीचे जो जाएगा समुद्र में वो हो जाएगा गोताखोर, ठीक है। मतलब ये क्लाइंबर्स है और ये स्क्रू ड्राइवर्स है, ठीक है ना। तो क्लाइंबर्स और स्क्रू ड्राइवर्स जो है इनके बारे में जानिए। जैसे जैसे आप ऊपर गए या नीचे गए, दोनों कंडीशन में दाब का मान परिवर्तित होगा। ऊपर जाओगे तो घटेगा, यहाँ पे कम दाब होगा, ऊपर जाने पर दाब कम होगा, और नीचे आने पर दाब क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे दाब अधिक होगा और ऊपर जाओगे तो दाब क्या होगा? कम होगा। गौर करो। तो जब ऊपर जैसे जाओगे दाब कम हो गया, नीचे आए तो दाब कम हो गया। इस सिचुएशन में क्या होगा कि जब आप नीचे जाते हो तो इसमें आप एक गैस का सिलेंडर लेकर जाते हो, और इस गैस के सिलेंडर में गोलाकार होता है, जो कि आप देखते हैं पर्वतारोही या गोताखोरों के पीठ पर टंगा रहता है। इसमें कौन कौन सी गैसें भरी रहती हैं? तो इसमें भरी रहती है हीलियम। जो हीलियम का परसेंट होता है वो लगभग 11.7% होता है, और प्लस इसमें ऑक्सीजन गैस रहती है, नाइट्रोजन गैस रहती है। नाइट्रोजन का परसेंट होता है 56.7 हो गया, ये 2% लगभग। और प्लस इसमें एक गैस रहती है O2, इसी के दाब को तो कम करना है ना, ये होता है लगभग 32.1%। जोड़ लेते हैं जरा, 11-32 नहीं, ठीक नहीं है, यह 33 होगा, 33.1% होगा। तो ये सिलेंडर में भरकर ये लोग लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं ये बात समझिए। जब आप नीचे जाइएगा समुद्र में तो क्या होगा? जब भी गोताखोर समुद्र में नीचे जाएगा तो ध्यान दीजिए, ये सेकंड एप्लीकेशन हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, और फोर्थ भी एक है। तो सेकंड देखिएगा, जब भी गोताखोर समुद्र के नीचे जाएगा तो जब नीचे जाएगा तो दाब क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। दाब जब अधिक होगा तो विलेयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दाब अधिक होगा तो विलेयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो वो अधिक मात्रा में पदार्थों को यानी गैसों को अंदर लेगा, क्योंकि गैसें क्या होंगी? अधिक विलेय हो जाएंगी।
नीचे जब तक है, दाब अधिक है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर आता है तो नॉर्मल सिचुएशन होती है। तो नीचे अधिक मात्रा में विलेय घुला है, जब ऊपर आओगे आप तो सारा विलेय जो नहीं घुला हुआ है वो अचानक बाहर निकलेगा। जो नहीं घुला हुआ है, जो घुला हुआ है वो तो ठीक है, इतनी भारी मात्रा में आप लेकर गए हो तो टोटल घुलेगा थोड़ी, कुछ घुल जाएगा, कुल अभी घुलने की प्रक्रिया में रहेगा। तो जब आप तो उस सिचुएशन में जब फिर से पुनः आप नॉर्मल अपने प्लेन पर आते हैं तो नीचे प्रेशर अधिक होता है और सिलेंडर में जो गैस है वो बॉडी में घुली हुई हैं, ज़्यादा मात्रा में घुली हुई हैं। जब प्लेन सतह पे आते हैं तो जो नहीं घुली हुई गैसें हैं वो बाहर निकलती हैं। तो जो नहीं घुला हुआ ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, वो बाहर निकलेगा। O2 प्लस क्या निकलेगा? N2 भारी मात्रा में बाहर निकलेगा। ऑक्सीजन निकलेगा, ये बात समझ में आ रही है। N2 निकलेगा तो क्या होगा? बुलबुला बनेगा, बबल्स निकलेंगे उसके। बबल्स का मतलब समझ रहे हो ना, बुलबुला। तो N2 का बुलबुला निकलेगा बाहर। जब O2 और N2 निकलेगा तो N2 बुलबुला बनाएगा, बुलबुला। और ये जो कंडीशन बनता है निकलते समय वो बेंड्स नामक बीमारी को जन्म देता है। ये कंडीशन बेंड्स हो जाती है। बेंड्स वाली स्थिति में क्या होता है कि आपको मानसिक कमजोरी हो जाती है, हाथ पैर में मरोड़ टाइप का, ऐठन टाइप का होने लगता है, आप दिमागी तौर से कंफ्यूज हो जाते हो, आप सोचने समझने की अपनी शक्ति क्या करते हो, खो देते हो। तो ऐसी बीमारी से जूझना पड़ता है। उसी को बैलेंस करने के लिए इसमें क्या डाल दिया गया? हीलियम डाल दिया गया, क्योंकि हीलियम के जो कण होंगे नाइट्रोजन से क्या होंगे? छोटे छोटे होंगे। तो जो नाइट्रोजन है उसके कुछ जगहों पर हीलियम भी जाएगा और हीलियम के कण जो होंगे वो भी क्या होंगे? छोटे होंगे। तो जब हीलियम के कण छोटे होंगे, नाइट्रोजन के साथ जब वो कुछ स्थान पर रहेगा तो नाइट्रोजन के प्रभाव को कम करेगा और आसानी से वो जो है बाहर जल्दी से निकल जाएंगे और ज्यादा आपको हार्मफुल नहीं हो पाएंगे। अब ये जो कंडीशन उत्पन्न होगा बेंड्स का, इसके बाद दूसरा कंडीशन है पर्वतारोही। ऊपर जाओगे तो क्या होगा? ऊपर जाओगे तो दाब कम हो जाएगा। दाब कम हो जाएगा तो गैस का जो दाब कम होगा तो गैस की विलेयता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। जब गैस की विलेयता घट जाएगी तो उसी को संतुलित करने के लिए गैस सिलेंडर में ये मात्राएं दी गई हैं। जब इन मात्राओं को आप जोड़ते हो तो टोटल 100% आ जाता है। अब आप पर्वतारोही की कहानी समझ लीजिए। पर्वतारोही के साथ क्या होता है? जैसे जैसे आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाओगे दाब कम होते जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाएगी। इससे आपके दिमाग को कम मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा और आपको एनेक्सिया नामक बीमारी हो जाएगी। आप एनेक्सिया नामक बीमारी से पीड़ित हो जाओगे। इसी से बचने के लिए आपको गैस सिलेंडर में इन मात्राओं को दिया जाता है। इसके अलावा चौथा कंडीशन भी एक आ जाता है आपके दैनिक जीवन में। वो कौन है? गौर से देख लीजिएगा, ये कोई बहुत बृहद चीज नहीं है। चौथे कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, आपके शरीर में ब्लड में ऑक्सीजन घुला रहता है। आपके शरीर के ब्लड में क्या घुला रहता है? ऑक्सीजन घुला रहता है। जब दाब बढ़ेगा तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन की विलेयता भी क्या होगी? बढ़ जाती है। दाब कहां बढ़ता है? तो आपको पता है, ऑक्सीजन जो लेते हो तो वो आप फ्रेश ऑक्सीजन तो लेते नहीं हो। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अन्य गैसों का मिश्रण आप नाक के द्वारा जब लेते हो अंदर जाता है तो अंदर एक आपका एल्वियोलाई होता है, ठीक है। जब यहां से निकलेगा यहां पे ब्रोंची में जाएगा तो ब्रोंची में एल्वियोलाई होता है। उसके बाद मसल्स प्रेशर, एल्वियोलाई का प्रेशर और मसल प्रेशर, दोनों प्रेशर वहां मिलता है। इसी दोनों प्रेशर के कारण जो ऑक्सीजन की विलेयता है आपके ब्लड में वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। फिर रिपीट कर रहे हैं, मसल्स का मतलब पेशियों का। तो वहां पे जब अंदर जाएगा ये ब्रोंची में जाएगा तो यहाँ पे एल्वियोलाई और जो आपके मसल्स प्रेशर हैं उनके द्वारा जो दाब बढ़ेगा उसके कारण ब्लड में ऑक्सीजन की विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। ये हेनरी नियम के क्या थे बाबू? यूज थे। कहां कहां आपको पता चल गया? कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 का उच्च दाब पर विलेयता बढ़ाने में, प्लस पर्वतारोही के सिलेंडर में He, N2 और O2 का मिश्रण देने में, या गोताखोरों को भी He, N2 और O2 का मिश्रण देने में पर्वतारोही के साथ क्या घटना होती है या गोताखोरों के साथ क्या घटना होती है, ये बातों को पता चल गई। उसके बाद आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन घुलती है भारी मात्रा में वो क्या होती है उसके बारे में आपको बता दिया गया। अभी आपको ध्यान रखना था ये कि ठंडे जल में जीव जंतु रहना अधिक पसंद करते हैं।
जब भी कोई जल देखते हो आप, जल के ऊपरी सतह की अपेक्षा नीचे उसके कुछ ज्यादा जीव जंतु रहते हैं। क्यों ज्यादा जीव जंतु रहते हैं? इसका रीजन आपको याद है? नहीं याद है? याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो जान लीजिए कि जैसे जैसे आप नीचे जाइएगा, डाउन, अर्थ से डाउन होइएगा, सतह से डाउन होइएगा, वैसे वैसे दाब क्या होगा? अधिक होगा। दाब अधिक होगा तो गैस की विलेयता भी क्या होगी? बढ़ेगी। गैस की विलेयता बढ़ेगी तो जैसे जैसे नीचे जाइएगा तो यहां पर अधिक मात्रा में O2 घुला हुआ मिलेगा, गैसें अधिक मात्रा में घुली हुई मिलेंगी, जिसके कारण जलीय जीव जंतु को वहां पे जीवन यापन करने में सुविधा होगी। इसलिए वो ऊपरी सतह की बजाय उससे थोड़ा नीचे रहना ज्यादा पसंद करते हैं। 2000 फीट, 5 फीट, 10 फीट अंदर, और भी अंदर जाइएगा तो ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे जाइएगा तो दाब क्या होता है? अधिक होता है। दाब अधिक होगा तो हेनरी के नियम के अनुसार गैस की विलेयता क्या होगी? बढ़ेगी। गैस की विलेयता बढ़ेगी, अधिक मात्रा में गैस रहेगी। अधिक मात्रा में गैस रहेगी तो श्वसन क्रिया के लिए जो चीज आवश्यक है जलीय जीव जंतुओं के लिए, वो वहां पर पर्याप्त मात्रा में, तो वहां पर वो रहने में आराम महसूस करेंगे। अगली बात देखिए, आपको यह भी पता था पिछले क्लासेस में कि KH है और T है, टेम्परेचर है, और विलेयता मतलब सॉल्युबिलिटी है, इसके बीच में क्या रिलेशन था? तो जो KH था वो प्रोपोर्शनल था क्या? T, और सॉल्युबिलिटी क्या था? व्युत्क्रमानुपाती था। यानी आपको यह बात पता चल चुकी है कि KH का मान अधिक होगा तो ताप अधिक होगा, ताप अधिक होगा तो KH का मान अधिक होगा, मतलब KH और T का मान अधिक होगा तो विलेयता क्या होगी? कम होगी। क्लियर? अब कुछ एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं ये दो प्रश्न हैं एनसीईआरटी के हेनरी के नियम के आधार पर। इनको देखिए, इनका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो हम लोग पहले 2.6 का सॉल्यूशन करते हैं। ये पाठ्य निहित प्रश्न है, दोनों के दोनों। बोल रहा है सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस H2S गुणात्मक विश्लेषण में प्रयुक्त होती है यदि H2S गैस की जल में STP पर विलेयता 0.195 m हो तो हेनरी स्थिरांक की गणना करें। 0.195 छोटा m यानी मोललता दिया है, मतलब 1 किलोग्राम में H2S का कितना मोल है? 0.195 मोल है। तो इसका मतलब समझ लीजिए 0.195 m का अर्थ बराबर क्या होगा? तो का अर्थ बराबर हो जाएगा 0.195 मोल H2S 1 kg H2O में है। 0.195 m का अर्थ हो गया कि 0.195 मोल H2S 1 kg H2O में है। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोगों को निकालना क्या है? हेनरी स्थिरांक KH की गणना करनी है। KH बराबर वाट है। KH बराबर जब वाट है तो STP पर यदि हम चलते हैं, हमको पता है हेनरी का नियम क्या है, चूंकि P अब H2S के लिए आ गया है तो PH2S, H2S का आंशिक दाब बराबर KH और इंटू H2S का मोलेंस। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है? हेनरी स्थिरांक KH। तो देयरफॉर KH बराबर हम लोग को निकाल देना है। KH बराबर क्या हो जाएगा? KH बराबर हो जाएगा PH2S और बटा में XH2S। तो यहाँ पे हमारा STP का यूज हो जाएगा। STP पर PH2S जो होगा दाब H2S का फिक्स होता है कितना? 1 ATM, और अगर बार में देखोगे तो 0.987 बार होता है। ठीक है, अब XH2S मतलब H2S का मोल अंश हम लोग को पहले ज्ञात करना है। तो जिसका मोल अंश निकालना होगा उसके मोल की संख्या ऊपर और टोटल मोल की संख्या नीचे, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमको H2 और H2S दोनों के मोल निकालने पड़ेंगे। तो पहले हम चलते हैं H2S के लिए। H2S के लिए हमको पता है NH2S ज्ञात है हमको क्या? 0.195 मोल। क्लियर है? अब H2O के लिए चलते हैं। H2O के लिए आते हैं हम लोग। तो H2O के लिए गिवन मास बटा में मॉलिक्यूलर मास। ध्यान दीजिए, H2O के लिए गिवन मास 1 kg है H2O, 1 kg H2O, तो उसको ग्राम में चेंज कर दो।
1 kg में कितना ग्राम, 1000 ग्राम, तो वो गिवन मास हो गया। और H2O का मॉलिक्यूलर मास 16 दू 18 ग्राम। तो यहाँ पे NH2O बराबर क्या हो जाएगा, गिवन मास और बटा में मॉलिक्यूलर मास यानी 18 बराबर डिवाइड करो 55.55 आते जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देयरफॉर XH2S क्या होगा, XH2S बराबर जिसका निकालना है मोल अंश उसका मोल ऊपर और टोटल मोल के यहाँ नीचे। तो टोटल मोल मतलब विलेय का मोल प्लस विलायक का मोल। ये देखिए XH2S बराबर NH2S मतलब H2S का मोल ऊपर, टोटल मोल यानी H2S और H2O दोनों के मोल को जोड़कर नीचे लिखना है, तभी तो बिलियन में टोटल मोल निकलेगा। बराबर NH2S का वैल्यू कितना है 0.195 और बटा में ये टोटल कितना है वो जोड़ लीजिए आप 0.195 प्लस 55.55, ठीक है, इक्वल टू 0.195। तो इसी तरह रह जाएगा और नीचे जब आप लोग ऐड कीजिएगा इसको तो 55.744 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 0.0035। अब अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे KH का वैल्यू निकालना है, तो देयरफॉर KH बराबर PH2S का कितना दिया गया, तो PH2S तो यहाँ पे है ही, बार में मन करे बार में रखो, ATM में मन करे ATM में रखो, डिवाइड कर देना है। हम बारी में रखते हैं 0.987, वो तो STP पर फिक्स वैल्यू होता है। और XH2S अभी आप लोगों ने निकाला है 0.0035, दशमलव हटा दीजिए, ऊपर 9870 हो जाएगा, नीचे 35, ऊपर दशमलव के बाद 3 ही अंक है, नीचे 4 अंक है, तो एक 0 ऊपर बढ़ जाएगा। डिवाइड करोगे तो ये लगभग 282 बार के करीब आ जाएगा। चूंकि आप बार में वैल्यू रखे हो तो बार में आया, ATM में रखोगे तो वैल्यू किस में आ जाएगा, ATM में। चलिए अब अगले यानी 2.7 की बात करते हैं। 2.7 क्या कह रहा है, इसमें बोल रहा है 298 K पर CO2 गैस की जल में विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान दिया हुआ है। KH बराबर दिया गया 1.67 गुणे 10 के पावर 8 पास्कल, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए 500 ml सोडा जल 2.5 ATM दाब पर है, 2.5 ATM, यहाँ ATM दे दिया तो इसको भी आपको ATM में चेंज करना पड़ेगा। तो ATM में चेंज करने के लिए पास्कल को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1.01325 गुणे 10 के पावर 5 से, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा आपका 1.67 गुणे 10 के पावर 8 और बटा में 1.01325 गुणे 10 के पावर 5, ये हो जाएगा अब ATM में। इसको डिवाइड कर लीजिए आप, तो यहाँ से ही जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो डिवाइड करने पर ये आएगा 1.648 गुणे 10 के पावर, ये ऊपर गया माइनस हो जाएगा, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 3 ATM। ये आपको मिल गया KH का वैल्यू। ध्यान दीजिए अब हेनरी स्थिरांक काम हो गया, 500 ml सोडा जल 2.5 ATM दाब पर बंद है, ठीक है। किया गया है 298 K पर गुली हुई CO2 की मात्रा ज्ञात करना है, यानी CO2 का मोल निकालना पड़ेगा, तब मात्रा ज्ञात करनी पड़ेगी। तो फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि जो आंशिक दाब होता है वो अपने ही मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो PCO2 बराबर क्या हो जाएगा, KH इंटू XCO2। ये तो फॉर्मूला हम लोग शुरू से वहीं से देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से XCO2 का वैल्यू निकाल लीजिए आप। तो देयरफॉर XCO2 बराबर क्या निकलेगा आपको, XCO2 बराबर हो जाएगा PCO2 और बटा में KH, ठीक है। तो PCO2 कितना है, तो PCO2 यहाँ पे दिया हुआ है, सोडा जल 2.5 ATM दाब पर बंद है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.5 बटा में KH का वैल्यू कितना आ गया 1.648 गुणे 10 के पावर कितना आ गया 3, ये 10 के पावर 3 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 2.5 में आप 1.648 से डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करने पर आ जाएगा लगभग 1.52 गुणे ये पावर ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -3, ये मोल अंश है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा। अब इसके बाद यहाँ पर इसको लेकर आ जाते हैं कि बनाने में सुविधा होगी। अब ध्यान दीजिए XCO2 का मोल अंश निकालना है, तो मोल अंश जिसका निकालना होता है उसका मोल ऊपर है, टोटल मोल नीचे। तो ये पार्ट यहाँ से अब यहाँ पर चालू होगा। अब यहाँ पे पहले ये देख लेते हैं 500 ml सोडा जल है, सोडा जल है मतलब इसमें दो चीज़ हैं, CO2 है और H2O है। तो सबसे पहले CO2 के लिए तो NCO2 बराबर वाट है, NCO2 हमको पता नहीं है, लेकिन अगर निकालना चाहोगे आप
तो आगे देखेंगे हम लोग। आगे देखिए यहाँ पे 500 ml NH2O बराबर क्या हो जाएगा, NH2O बराबर H2O का मोल बराबर क्या हो जाएगा, गिवन मास और बटा में मॉलिक्यूलर मास, यानी कितना 18 बराबर डिवाइड कर दो तो ये लगभग आज 27.78। ठीक है, उसके बाद चलते हैं XCO2 का फॉर्मूला क्या होगा। XCO2 बराबर जिसका निकालना है उसका मोल ऊपर, टोटल मोल नीचे, तो NCO2 बटा में NCO2 और प्लस NH2O। अब देखिए NCO2 विलेय है और विलेय की मात्रा जब कम होती है तो जब जोड़ घटाव में उसकी मात्रा आती है तो उसको नगण्य मानकर हटा दिया जाता है। तो उसको हटा दीजिए आप लोग NCO2 को नीचे से, चूंकि NCO2 ऊपर जो है अकेले है तो 100% है, लेकिन नीचे जो है वो प्लस माइनस में आएगा जोड़ घटाव में, तो उस स्थिति में नगण्य चीज को हटा देंगे। तो देयरफॉर आपको क्या मिल जाएगा, XCO2 बराबर मिल जाएगा आपको NCO2 और बटा में NH2O। वेरी गुड। क्यों, क्योंकि चूंकि CO2 की मात्रा बहुत कम है, यानी CO2 नगण्य है। ठीक है, तो NCO2 हिडन कर दिए। अब यहां से आप लोग को NCO2 का वैल्यू निकालना है, देयरफॉर NCO2 बराबर क्या हो जाएगा, NCO2 बराबर हो जाएगा XCO2 मल्टीपल NH2O। तो अब बताइए XCO2 कहाँ पर है आपका, XCO2 वहाँ पर है 1.52 और गुणे 10 के पावर माइनस 3 और गुणे NH2O कहाँ आया है, तो NH2O यहाँ पर निकाले थे हम लोग, ये 27.78। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, बराबर होगा 0.0422 मोल आ जाएगा ये। ठीक है, मात्रा पूछ रहा था तो देयरफॉर CO2 की मात्रा बराबर, तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है ये बताइए। CO2 का मॉलिक्यूलर मास, ये लाइन यहाँ से आते हैं। CO2 के लिए आपको पता है, CO2 के लिए गिवन मास बराबर वाट है, गिवन मास W बराबर वाट है, मोल की संख्या अभी अभी आप निकाले हो कितना 0.0422। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास M बराबर कितना होता है 44 ग्राम होता है। तो चूंकि NCO2 बराबर गिवन मास बटा में क्या होता है मॉलिक्यूलर मास बराबर, तो बराबर नहीं होगा, हमको गिवन मास निकालना है, तो देयरफॉर W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा मोल की संख्या और गुणे मॉलिक्यूलर मास बराबर मोल की संख्या कितना आया है 0.0422 और गुणे मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 44 बराबर 1.857 ग्राम लगभग हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं।